लॉकडाउन के चौथे चरण के अंत में अमरावती शहर में कोरोना वायरस अब अपने जाल में नागरिकों को जकड़ता ही जा रहा है। 29 मई की रात तक अमरावती शहर सहित जिले भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 203 पर पहुंच चुका था, लेकिन 30 मई की रात 7:15 बजे तक ये आंकड़ा बढ़कर अब 212 पर पहुंच गया है। 30 मई की सुबह से लेकर शाम तक 9 नए मरीजों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्टें सामने आई है, जिसके चलते अब अमरावती शहर के अधिकांश क्षेत्रों में कोरोना वायरस अपने पैर पसार चुका है। अमरावती शहर के अनगिनत क्षेत्रों में अब कोरोना वायरस के संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। इन बढ़ते मरीजों के चलते अमरावती शहर वासियों की चिंताएं भी बढ़ती जा रही है। नागरिकों से आह्वान किया जा रहा है कि शासन प्रशासन द्वारा सुरक्षा के हित में जो बातें बताई जा रही है उसको गंभीरता से ले और उन बातों पर अमल करें जिससे आपकी सुरक्षा हो सके। 30 मई की रात तक अमरावती शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 212 पर पहुंच चुका है। अमरावती शहर में राजापेट से कंवरनगर की ओर जाने हेतु बीते 3 वर्ष से रेलवे ओवरब्रिज का कार्य चल रहा था, किंतु 30 मई की सुबह अमरावती शहरवासियों को एक अजीब नज़ारा देखने को मिला। नज़ारा ये था कि अमरावती शहर के रेलवे ओवरब्रिज पर कंवरनगर क्षेत्र की ओर जाने वाला मार्ग खुला नजर आया और इस मार्ग पर यातायात करते हुए नागरिक भी नजर आ रहे थे। टीवी स्क्रीन पे चल रही ये तस्वीरें रेलवे ओवरब्रिज की है। ये तस्वीरें इस बात की गवाह है कि रेलवे ओवरब्रिज का अभी निर्माण का कार्य पूरा होना बाकी है। जगह जगह पर मजदूर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण का कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। नव निर्माणाधीन इस रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण कार्य की कुछ तस्वीरें ऐसी भी है जिसे देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि अभी इस निर्माणाधीन पुल का कार्य पूरी तरीके से नहीं हुआ है। बावजूद इसके इस पुल को सार्वजनिक रूप से नागरिकों के सेवा हेतु खोला गया है, लेकिन एक चौंकाने वाला तथ्य ये भी है कि 30 मई की सुबह से लेकर शाम तक इस संदर्भ में अधिक कुछ जानकारी किसी भी शासकीय अधिकारी या महानगर पालिका एवं बांधकाम विभाग से नहीं मिली है। राजापेट रेलवे ओवरब्रिज को सार्वजनिक रूप से शुरू करने के बाबत महानगर पालिका के मनपा आयुक्त ने भी इस संदर्भ में किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दी, जबकि इस रेलवे ओवरब्रिज का अभी भी निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। यदि ऐसे में कोई अनहोनी होती है तो इसका आखिर जवाबदार कौन होगा, या इस अधूरे निर्माण कार्य के चलते किसी नागरिक के साथ में कोई दुर्घटना की वारदात घटित होती है तो इसका भी जवाबदार कौन होगा। ऐसे अनेक प्रश्न अमरावती शहरवासियों द्वारा उठाए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि शासन प्रशासन इस रेलवे ओवरब्रिज के यातायात शुरू होने के संदर्भ में क्या खुलासा देते हैं, जबकि आने वाले समय में बारिश का मौसम लगने वाला है और बारिश के ऐन मुहाने पर अधूरे कार्य के साथ में आखिर इस रेलवे ओवरब्रिज को शुरू क्यों किया गया, यह भी प्रश्न अमरावती शहरवासियों द्वारा उठाया जा रहा है। रेलवे ओवरब्रिज पर एक छोर से केवल यातायात चल रहा है तो दूसरे छोर से अभी भी निर्माण का कार्य चल रहा है। इतनी सब तकलीफों के बावजूद आखिर इस रेलवे ओवरब्रिज को शुरू करने के पीछे अमरावती शहर में क्या राजनीति की जा रही है, ये भी एक सोचने जैसी बात है। बारिश का मौसम शुरू होने में अभी चंद दिन बाकी है और इन चंद दिनों के पहले ही अमरावती महानगर पालिका द्वारा अमरावती शहर के सभी प्रमुख नालों की साफ सफाई की जाती है और इसी साफ सफाई के चलते शहर के सबसे बड़े अम्बा नाले की भी साफ सफाई महानगर पालिका द्वारा की गई है। लेकिन जो तस्वीरें कैमरे पे चल रही है वो ये बता रही है कि कितने सही ढंग से और सटीक तरीके से अम्बा नाले की साफ सफाई की गई है। अधूरा गाल निकालकर नाले के एक कोने पर डाल दिया गया है, जबकि नाले में अभी भी गाल पड़ा हुआ है और नाले से निकाला गया ये गाल अभी भी रोड के किनारे पर ही नजर आ रहा है। महानगर पालिका द्वारा अब तक नाले के छोर से ये गाल उठाकर नहीं ले जाया गया है। शहर के अनेक ठिकानों पर अम्बा नाले की ऐसी ही तस्वीरें नजर आ रही है।
जहां एक और कोरोना का बढ़ता संक्रमण और ऐसे में स्वच्छता के बाबत महानगर पालिका खुद ढंढूरा पीट रहा है, लेकिन महानगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी स्वच्छता के बाबत कितने सजग होकर काम कर रहे हैं ये तो साफ नजर आ रहा है। यदि बारिश होने से पूर्व सही ढंग से अम्बा नाले की साफ सफाई नहीं की गई तो आने वाले समय में अम्बा नाले में गंदगी का और अंबार लग सकता है, जिसके चलते नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी हो सकता है। लेकिन महानगर पालिका द्वारा इस संदर्भ में अभी तक किसी भी प्रकार का सटीक फैसला नहीं लिया गया है। अब देखना यह है कि अम्बा नाले के छोर पर पड़ा ये गाल कितने समय बाद और कब उठाया जाएगा, इस बात पर समस्त शहरवासियों की नजरें टिकी है। प्रदीप इंगोली की यह रिपोर्ट। अमरावती जिला परिषद कार्यालय के भीतरी भाग में मोटरसाइकिल वाहन पार्किंग करने वाले एवं चेहरे पर मास्क न लगाने वालों पर जिला परिषद अध्यक्ष बबलू देशमुख ने कार्रवाई करने के आदेश दिए थे, जिसके चलते 30 मई को जिला परिषद कार्यालय में एक विशेष कर्मचारी को इस काम के लिए नियुक्त किया गया और जिला परिषद अध्यक्ष बबलू देशमुख के आदेश पर नो पार्किंग क्षेत्र में वाहनों की पार्किंग करने वाले कर्मचारी एवं अन्य नागरिकों पर धड़क कार्रवाई करते हुए 300 रुपये जुर्माना भी वसूला गया। इस कार्रवाई के चलते संपूर्ण जिला परिषद परिसर में कर्मचारी एवं अन्य नागरिकों में हलचल सी मच गई थी। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण और नागरिकों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से जिला परिषद अध्यक्ष बबलू देशमुख ने ये आदेश दिए हैं। अमरावती जिला परिषद में अनेक कर्मचारी एवं नागरिकों पर 30 मई को चेहरे पर मास्क न लगाने वाले एवं नो पार्किंग क्षेत्र में मोटरसाइकिलें खड़े करने वाले कर्मचारी एवं नागरिकों पर ये कार्रवाई की गई। अमरावती से सुरेंद्र बिस्ने की यह रिपोर्ट। देश में कोरोना महामारी फैलने की वजह से मजदूर और किसान की हालत वैसे ही खराब चल रही है। ऐसे में उन्हीं किसानों के लिए टिड्डी दल मुसीबत बनकर टूट पड़ा है। मध्य प्रदेश में रतलाम खंडवा से होते हुए टिड्डी दल ने बैतूल में दस्तक दे दी है। किसान और प्रशासन मिलकर टिड्डी दल से निपटने के लिए तैयार है। भैंसदेही ब्लॉक के गोरेगांव में शाम के वक्त लाखों की संख्या में टिड्डी दल ने हमला बोल दिया था। ग्रामीणों की माने तो टिड्डी दल इतना बड़ा था कि पूरे आसमान में टिड्डी ही टिड्डी दिखाई दे रही थी। किसानों की फसल मक्का और कद्दू को देखते ही देखते चट कर गई। किसान का कहना है कि टिड्डी ने फसल को लगभग पूरी तरह खा लिया है और बड़ा नुकसान किसानों को हुआ है। पूरा कैसे खाया बता? मैं बता रहा हूँ ना, खेत में पकाना है। ये पूरा सफा हो गया ना एकदम से, पूरा वो टिड्डी दल से। ये कल शाम से आए, कल 5 बजे से, तो ये पूरा एकदम बैठे तो उसी में पूरा। गोरेगांव में टिड्डी दल ने हमला मंगलवार को शाम को कर दिया था। टिड्डियों की आवाज़ अलग ही सुनाई दे रही थी। ग्रामीणों ने थाली और बाजे बजाकर टिड्डी दल को भगाने का प्रयास किया, लेकिन टिड्डियों ने फसलों को कुछ ही समय में नष्ट कर दिया था। प्रशासन द्वारा दमकल से रासायनिक दवा का स्प्रे किया गया था, जिससे बड़ी संख्या में टिड्डियों की मौतें हुई, जिन्हें किसानों ने टोकरियों में भर भर कर खेतों से बाहर फेंका है। टिड्डी दल का हमला जिले में हो सकता है, यह जानकारी कृषि वैज्ञानिकों ने पहले ही किसानों को दे दी थी। कृषि वैज्ञानिक बताते हैं कि कोरोना महामारी और टिड्डी दल एक जैसे ही है। कोरोना से इंसान को खतरा है तो वही टिड्डियों से फसलों के साथ वनस्पति के लिए भी खतरा बन रही है। दोनों ही मामलों में सावधानी बरतना जरूरी है। दरअसल टिड्डी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत में राजस्थान एरिया में पाई जाती है। वहां से टिड्डी दल सभी दूर फैलता है। इसे भगाने के लिए तेज आवाज करना, धुआं करना या रासायनिक दवाओं से भरा ट्रैक्टर द्वारा स्प्रे करना, इसके जरिए इन्हें भगाया जा सकता है। और एक चीज़ कहना चाहता हूँ बहुत विशेष रूप से कि कोरोना महामारी के साथ ये एक दूसरी समस्या हमारे यहाँ पे पैदा हुई है और लगभग उतनी ही गंभीर में भी है। कोरोना महामारी इंसानों के लिए तकलीफ का विषय है और जो टिड्डी दल है, टिड्डी दल हमारी समस्त वनस्पति, मैं सिर्फ बात फसलों की नहीं कर रहा हूँ, समस्त वनस्पति, पेड़ पौधे, जंगल में जो भी हरियाली है, उन सब के लिए बेहद घातक है। और आप जानते हैं कि वनस्पति हमारे जीवन का आधार है। अगर जंगल का एक पेड़ भी नष्ट होता है तो वो आपको
एक अपूरणीय क्षति होती है। किस तरह से नुकसान पहुंचा रहा है ये सर्वभक्षी है। जो टिड्डी दल है, इसके एक दल में अरबों की संख्या में टिड्डियां होती है, अरबों की संख्या में। इसका जो दल होता है वो कम से कम 2-2.5 किलोमीटर के व्यास में होता है, और कई बार ये 8-10 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में भी होता है। तो उतने भूभाग में, जैसे अगर 2.5 किलोमीटर है तो 2.5 किलोमीटर के भूभाग में जो भी हरियाली होगी उसको ये समूल नष्ट करेगा, पूरी तरह से खा के बर्बाद कर देगा। अभी जो फसलें लगी है वो कौन कौन सी फसलें हैं? अभी इस समय गर्मी का मौसम है और सौभाग्य से 99% एरिया हमारा खाली है, फसलें नहीं है। कहीं कहीं छुटपुट मूंग है, या गर्मी की आपकी मूंगफली है, या कहीं छुटपुट मक्का लगी है। तो अभी जो नुकसान फसलों को है वो तो बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि एरिया नहीं है ज़्यादा। पर आने वाले समय में अभी जिस तरह की जानकारियां आ रही है कि इसके जो दल हैं वो लगातार आ रहे हैं। इसका आगमन एक्चुअल में ये हिंदुस्तान का, मूल रूप से हिंदुस्तान का कीट नहीं है। ये इस कीट का जो जीवन यापन है, या जो इसका लाइफ साइकिल है, जीवन चक्र है, वो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और राजस्थान का कुछ एरिया जहाँ मरुस्थल है वहाँ पे इसका जीवन चलता है। पूरे साल बच्चे पैदा होना, अंडे देना वहाँ चलता है। वहाँ से कभी कभी आंशिक रूप से ये राजस्थान के मैदानी क्षेत्रों में जहाँ फसलें बाहर आता था। पर इस साल चूँकि प्रकोप ज़्यादा गंभीर है तो ये मध्य प्रदेश में बैतूल तक आ चुका है। और चिंता का विषय ये है कि नए नए दलों का आगमन अभी रुका नहीं है। इनका आगमन रोकने के 2-3 तरीके हैं। भगाना तो इसका एक तात्कालिक लाभ है कि आपके खेत में या आपके गांव में, आपके एरिया में जहां ये आया है, जहां इसने डेरा डाला है, अगर वहां पे आप आवाज़ करेंगे, धुआं करेंगे तो ये वहां से भागेगा। पर ये इसका इलाज नहीं है। ये हुआ कि आपने भाई गोरेगांव वालों ने पूरा अभियान चलाया, भगा दिया तो आमला में चला गया, आमला वाले भगाएंगे तो कहीं और चला जाएगा। इसका सबसे सही इलाज ये है कि रात्रि में जब ये बैठता है, दिन के समय ये